जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही ये चैप्टर आपके सामने आता है आपको लगता होगा कि मैंने तो बहुत बार इसको सुना है और 10th क्लास में पढ़ा भी है। ज़रा देखें ध्यान से, मैंने बोर्ड पर लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की करते हैं तो यहाँ दो वर्ड है, एक तो है करंट और एक है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था उसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी पार्ट था जो कि जस्ट हम लोगों ने फिनिश किया है। और जो आज पार्ट पढ़ाऊंगा उसका भी पार्ट था करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ चार्ज इधर एट रेस्ट और इन मोशन। और करंट का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ करंट इज टू फ्लो। किसका फ्लो? देयर मे बी फ्लो ऑफ वाटर, देयर मे बी फ्लो ऑफ एयर, देयर मे बी फ्लो ऑफ हीट। जैसे हमारे पास एक पाइप है और इससे वाटर का फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे ये वाटर करंट है। अगर एक कंडक्टर है और इसे हीट का फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे ये हीट करंट है। अभी देखो गर्मी का दिन है, हीट फ्लो कर रहा है तो उसको हम हीट करंट कहेंगे। कहीं एयर फ्लो कर रहा है हम उसको एयर करंट कहेंगे। इन सेम मैनर जब चार्ज का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इस चैप्टर में मैं पूरा नाम न लेकर के इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ करंट बोलूँगा। करंट का मतलब बहुत तरह का करंट होता है, तो आप लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, है ना। तो अब ज़रा सोचें कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये बार बार हमारे सामने क्यों आ रहा है? 10th में भी हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बोर्ड के लिए कहें तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, किसी कंपटीशन के लिए कहें वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और डेली लाइफ की बात करें तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। अब सोचिए, एक बायोलॉजिस्ट, एक फिजियोलॉजिस्ट, एक इंजीनियर, एक मेट्रोलॉजिस्ट, सभी के लाइफ में, एक आम नागरिक के लाइफ में ये चैप्टर डेली की डेली आना है। अब जैसे हम लोग नर्व करंट का एनालिसिस करते हैं, हम लोग नहीं, एक डॉक्टर्स, एक फिजियोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि नर्व करंट जो है हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है तो फिर से उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का। और वहाँ बहुत बहुत वेरी स्मॉल करंट होता है। एक मेट्रोलॉजिस्ट लाइटिंग में यूज करता है। आप हमारे लेक्चर को सुन पा रहे हैं और हमने एक माइक यूज किया है तो ये माइक एक वायर के थ्रू जा रहा है, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी करंट के वजह से हो रहा है। और यही नहीं, जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आपको एक ट्यूबलाइट खरीदना है तो ट्यूबलाइट दुकानदार बोलता है कि 40 वाट का दें, 20 वाट का दें, 220 वोल्ट पर चलाना है, 160 वोल्ट पर चलाना है। तो हमारे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा लें? जब हम गीजर खरीदने जाते हैं, आयरन खरीदने जाते हैं, एक एसी खरीदने जाते हैं तो वहाँ टर्मोलॉजी होता है। तो हम कुछ ना भी अगर करना चाहते हो तो कम से कम इस चैप्टर को सीखने के बाद जीवन पर्यंत जब तक हम रहेंगे हमें इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और इस चैप्टर को सीखने के बाद हम लोग कहीं जाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के अपने बातों को रख पाएंगे रिलेटेड टू
दिस चैप्टर, राइट। तो हम लोग इसको सीखेंगे। सो लेट अस डिफाइन द टर्म यूज्ड इन दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। आपको मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेज। इट इज़ द स्ट्रीम ऑफ मूविंग चार्जेज एंड डिफाइंड एज rate of flow of electric charge through any cross section, राइट। अब देखेंगे, एक हम डायग्राम देखते हैं। सपोज ये स्ट्रीम ऑफ चार्ज है, कुछ चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है, बहुत सारा चार्ज, राइट। और मैं एक छोटा सा हाइपोथेटिकल प्लेन पास कराता हूँ और इस प्लेन का कुछ अपना एरिया भी होगा और इस प्लेन से ये सारे चार्जेज इस तरीके से पास कर रहे हैं। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है। डेल्टा क्यू चार्ज इज पासिंग इन टाइम डेल्टा टी। देन इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकली आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करें। सो आई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब जरा देखेंगे चार्ज बाई करंट। तब तो अब मेरे से ये पूछेगा कि सर ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि सर पहले तो आपने पढ़ाया था चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, तब तो इसका होना चाहिए कूलम पर सेकंड, लेकिन नहीं, यह एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यह एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका खुद का अपना यूनिट होगा। सो हम लोग लिखते हैं इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर इन नेचर, स्केलर इन नेचर। सो हम ये भी कह सकते हैं कि यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है भाई, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब जरा एक चीज़ और देखेंगे कि सर 1 एम्पियर किसको कहेंगे हम लोग। भाई अब्वियस है, जैसे हमने डिफाइन किया था 1 न्यूटन फोर्स क्या है, 1 मीटर क्या है, हर चीज़ का अपना एक वैल्यू होता है। तो मेरे से कोई पूछता है कि सर 1 एम्पियर क्या है, तो कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि ऐसे अगर लिखें कि अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको लोग 1 एम्पियर कहेंगे। लेकिन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको अब्वियस से किस टर्म में डिफाइन नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है। जरा देखेंगे क्या है। 2 पैरेलल वायर, लॉन्ग पैरेलल वायर को फिक्स कर दिया गया एक दूसरे के पैरेलल,
1 मीटर के डिस्टेंस पर, लंबा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर मान सकते हैं आप, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया गया, और जिस पार्टिकुलर करंट के लिए दोनों वायर के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 1 न्यूटन का हो जाता है, उस पार्टिकुलर करंट को 1 एम्पियर का करंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा देखेंगे, हमने बता दिया कि 1 एम्पियर क्या है भाई। अब इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना डायरेक्शन भी होता है, ऑल्दो इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन क्या होगा भाई? कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो in the direction of flow of positive charge, while directly opposite to the flow of negative charge। तो मैं लिखता हूं, conventionally it flows in the direction of flow of positive charge, while directly opposite to the flow of नेगेटिव चार्ज। मीन्स सब आज के बाद एक बार ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। The flow of charges does not ensure the existence of current। The flow of charge, अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर करंट फ्लो होगा। अगर वहाँ उस किसी क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो होगा तभी वहाँ पर करंट डेवलप होगा। मैं लिख देता हूँ, द flow of charge through any cross section does not ensure the इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर केवल चार्ज फ्लो हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। देयर मस्ट फ्लो नेट चार्ज। देयर मस्ट फ्लो नेट चार्ज, मतलब वहाँ नेट चार्ज अवश्य रूप से फ्लो होना चाहिए। एक्चुअली हमें अभी इस बात पर डाउट है कि सर आप कैसे कह रहे हैं कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होगा तो वहाँ करंट हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मानो कि ये मान लो मेरे हाथ में तो ऐसे मार्कर है, ये मान लो कि एक कॉपर का वायर है और मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ, राइट। अब इस कॉपर वायर में आपको पता है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर, इस
कंडक्टर के वायर के अंदर वेरी हाई स्पीड से रैंडमली मोशन परफॉर्म करता रहता है और ये स्पीड 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। अब मैं क्या करता हूं कि एक हाइपोथेटिकल, जैसे यहां पर मैंने क्रॉस सेक्शन पास किया, एक प्लेन पास करा रहा हूं, तो क्या देखा गया कि इस प्लेन से जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं वो बहुत हाई रेट से, उनका रेट बहुत हाई है, बिलियन में है, लेकिन इधर से जितना करंट जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना इलेक्ट्रॉन आ भी रहा होता है, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना आया? 0। इसलिए इस कंडक्टर में कोई भी करंट सेटअप नहीं होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसको कोई डीसी बल्ब या कोई लेके लाएंगे, वायर को लगाएंगे, देखें कोई करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज फ्लो नहीं हुआ। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ये वाटर का पाइप है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और हम बगीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं, तब तो बहुत हाई रेट से जाते रहता है। अब आपको पता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होता है, तब तो हर सेकेंड बहुत हाई रेट से प्रोटॉन फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हमको इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इधर प्रोटॉन फ्लो होता है तो उसके साथ साथ वाटर में उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो नेट चार्ज क्या हुआ? जो नेट चार्ज फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, वो क्या हो गया? 0, और इसलिए कोई इलेक्ट्रिक करंट सेटअप नहीं होता है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, इस चैप्टर का कुछ दायरा है कि इस चैप्टर में हम लोग स्टेडी करंट के बारे में पढ़ेंगे। सर स्टेडी करंट क्या है? अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन के, एज टाइम इज पासिंग देन करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हमेशा कांस्टेंट है, हम कहेंगे कि वो स्टेडी करंट है। दूसरी चीज़ कि हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में उसके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से, राइट। मतलब इस बात को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज चार्ज तो जैसे कि सॉल्यूशन में भी आयंस फ्लो होता है और आयंस के फ्लो होने के वजह से वहाँ करंट सेटअप होता है। सर सॉल्यूशन में आयंस फ्लो होता है, क्या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के वजह से करंट सेटअप नहीं होता है? एक एक्सेप्शन है, चलिए आप लोग सोचकर हमको बताइएगा कि सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो होता है वो आयंस के वजह से, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो सॉल्यूशन का नाम बताना है, कौन सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के वजह से करंट डेवलप होता है, राइट। तो हम लोग अब नाउ वी हैव सम टर्म्स, जैसे कि हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो भी ये सब बात किया था, बस नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे एक मेरे पास नाम है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन उसी वे में डिफाइंड होगा जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया था। जरा देख लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सरफेस एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इम्प्लाई दैट, अगर हम कहें कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, तो अगर हम इसको कहते हैं कि इफ डेल्टा t टेंस टू 0 देन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर टाइम का कोई वहाँ टर्म आता है तो t का वैल्यू रख के निकाल लेंगे। सो हमको इंस्टेंटेनियस करंट का एक फार्मूला मिल चुका है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। अब किसी इंस्टेंटेनियस करंट का अगर आपको एक्सप्रेशन है
तो कोई पूछता है कि चलो भाई 5 मिनट में, 10 मिनट में, 5 सेकंड में उस क्रॉस सेक्शन से जहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है कितना चार्ज फ्लो किया है, जैसे ये डेल्टा क्यू जो हमने शुरू में लिखा था उसका निकालना है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, सो डेल्टा क्यू बराबर हमको मिल जाएगा आई इंटू डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक, T1 टू T2, दिस इज टाइम इंटरवल, मिल गया। अब चलिए हमारे पास एक और टर्म है अभी, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग आई एवरेज या आई पर बार लगा कर डिनोट करते हैं, और ये डिफाइंड है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सरफेस ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने ऑब्जर्व किया, घड़ी में देख रहा हूँ, जैसे 10:10 अब 10:15, तो उस 5 मिनट के इंटरवल में कितना चार्ज पास किया, तो उसको हम उसके रेट को कहेंगे एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, और ये डिफाइंड है टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। अब चार्ज टोटल फ्लोन अगर निकालने का मैंने क्या तरीका बताया है, ये वाला, और टाइम टेकन कितना है, T2 माइनस T1। सो हम एवरेज करंट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन दे देगा, वो टाइम का फंक्शन होगा। अब पूछेगा मेरे से कि बताओ भाई इसमें एवरेज करंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और जो टाइम इंटरवल रहेगा उसको रख देंगे, और टाइम इंटरवल से फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग देखते हैं नोट करके। जैसे क्या है कि एक हमारे पास कंडक्टर है और इसके क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं। मैं एक प्लेन ऐसे डायरेक्टली पास कराता हूँ, एक यहाँ से प्लेन पास कराता हूँ, और एक प्लेन इस तरीके से स्लाइड ऐसे पास करा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है विथ स्टेडी स्टेट, इसका मतलब कि यहाँ से जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट बाहर निकल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पूछेगा मेरे से कि इससे कितना करंट जाएगा, इससे कितना पास करेगा, और इससे कितना पास करेगा। तो हम कहेंगे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द करंट इज सेम फॉर प्लेन ए डैश, BB डैश एंड CC डैश। मतलब चाहे कैसे भी प्लेन लें, सभी प्लेन से करंट क्या पास होगा, सेम, राइट। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कुछ कभी कभी क्वेश्चंस ग्राफ से भी आ जाते हैं, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखेंगे हमारे पास एक चार्ज के वेरिएशन का ग्राफ दिया हुआ है, Q वर्सेस T। उसका कुछ इस तरह का नेचर है। हमको किसी इंस्टेंट पर पूछता है कि बताओ इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, या दो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बीच पूछता है एवरेज करंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, एक टेंजेंट, इस तरीके से ये थीटा बनाएगा। तो हम देखेंगे एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, और उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज पास हुआ है, डेल्टा क्यू। सो इस दोनों का रेशियो क्या देगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये एंगल देगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ कर्व, कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व Q वर्सेस T गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए एक दूसरा भी एक ग्राफ है मेरे पास। मैं कहूँ कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दिया हुआ है, ग्राफिकल एनालिसिस किया हुआ है, ये इस तरह से है। अब मेरे से कोई पूछता है कि भाई चलो ये वेरिएशन ऑफ करंट है, तो अब बताओ कि अगर कोई पूछे कि ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि एक डेल्टा टी टाइम कंसीडर करता हूं, और उस डेल्टा टी टाइम में उस समय इंस्टेंटेनियस करंट क्या था, आई, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालूं तो क्या लिखेंगे, आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी। अगर इसका टोटल एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे,
आई इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे T1 से T2 और बोलो ये किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज फ्लो। सो हम कह सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ इलेक्ट्रिक करेंट वर्सेस टाइम गिव्स amount of charge flown during the given certain interval of time। एक और इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास। एक्चुअली मैंने कहा कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, हो सकता है या होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। अब मैं कहूँ कि एक चार्ज बॉडी है और मैं इसी को लेकर दौड़ने लगूँ लंबा सा, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने लिखा है वी कैन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज बॉडी ऑल्सो। और इस केस में जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिखा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो जब कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है उस समय एक एलिमेंटल करंट निकालते हैं डी आई और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर वो चार्ज बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी, और ये उसका टाइम पीरियड है, राइट। और टाइम पीरियड अगर नहीं है, कोई डेल्टा टी टाइम दिया है तो भी हम यूज कर सकते हैं। इस दोनों केसेस को हम देखते हैं। जैसे देखेंगे, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक रॉड है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका लेंथ है L, और ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है। तो मेरे से कोई पूछ रहा है कि बताओ, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया अभी, बताओ कि कितना करंट फ्लो होगा इस चार्ज बॉडी के मोशन के वजह से। तो हम इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। यही हमारा रॉड था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक हाइपोथेटिकल एक प्लेन पास करता हूँ इससे, और इस प्लेन के अबाउट में एनालिसिस करता हूँ, राइट। अब इस प्लेन के अबाउट में एनालिसिस करता हूँ, सो आई बराबर हमको क्या लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये लिखा गया है डेल्टा। मैं क्या करता हूँ, डेल्टा क्यू हमको चाहिए, मैं इधर यहाँ इसके जो पीछे बचा हुआ लेंथ है, चलो इधर आगे निकल चुका, मैं इसका एनालिसिस कर रहा था। ये जो बचा हुआ लेंथ है, ये लेंथ है आपका डेल्टा एक्स और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा क्यू तो मिल चुका है, क्योंकि इतना पास करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। उसके बाद डेल्टा टी चाहिए। तो बताओ कि ये लेंथ है डेल्टा एक्स और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, डेल्टा एक्स बाई वी। तो हमने क्या देखा कि इस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसल, सो आई बराबर हमको क्या मिल गया, लैम्डा इंटू वी। अरे इसके तो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं किया, ज़रा देखेंगे ध्यान से। मतलब कि ये लेंथ छोटा हो या बहुत बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया गया है तो जो करंट का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू वी। जैसे एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे एक रिंग है इस तरीके से, ज़रा देखेंगे आप लोग, ऐसे, और ये एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ऐसे। तो कह रहा है कि फ्रॉम फिगर सोन फाइंड आई। इसको कितना कैसे करंट पास करेगा और उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखें, अगर हमको करंट निकालना है, मैं सॉल्यूशन का डायग्राम अब अलग बनाता हूँ। अभी आप लोग क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, अब मैं इसको सॉल्यूशन का डायग्राम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। चलो मैं एक इस तरह से फिर से यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा हूँ।
तो ये घूमेगा। अब ज़रा बताओ कि मैंने अभी इस केस में अगर इसको मैं सीधा कर दूं तो भी कैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको बनाना चाहूं तो I = हम लिखेंगे, चलो भाई लैम्डा तो दिया हुआ है और V बराबर क्या होता है R × ओमेगा। डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें इस तरीका को अपनाना है, राइट। तो बोलो कैसे बनाएंगे। अगर हमको निकालना तो एक दूसरा मेथड भी है, लिखेंगे ΔQ/T। अब T बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो T बराबर ΔQ का चलो वैल्यू लिखते हैं। तो इस पर हम एक छोटा सा इसका अगर यहाँ पर लेंथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा × dx, लैम्डा × dx। और कहाँ से कहाँ तक ये लेंथ होगा, ये लेंथ होगा 0 से लेकर 2πr तक। टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 2π/ओमेगा। ये पहले से आप लोग सीख चुके हैं। ज़रा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लैम्डा × ओमेगा/2π और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π। अब इसको सोल्व करेंगे फिर से हमको क्या मिलेगा, सॉरी ये 0 से 2πr है। तो हमको अगर इसको रखते हैं तो लैम्डा ओमेगा/2π × 2πr। तो वंस अगर इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो हमें यही वाला आंसर मिल जाएगा, लैम्डा × r ओमेगा। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। और भी हम न्यूमेरिकल को अभी देख रहे हैं। मेरे पास ये जो क्वेश्चन सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी बॉडी से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, वो टाइम का फंक्शन है। मैं पढ़ता हूँ, द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज Q गिवन एज Q = 4t² + 2t, देन फाइंड करंट थ्रू द सरफेस एट t = 4 सेकेंड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज करंट बिटवीन द टाइम इंटरवल t = 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, है ना। बहुत आसान चीज़ है। जैसे कि आप देखेंगे सोल्यूशन मैं करता हूँ और कैसे स्टेप आपको लेना है एग्जाम में, ये भी ध्यान से देखना है। क्या दिया है भाई, गिवन Q = 4t² + 2t, राइट। ये t आपका टाइम है और सब कुछ अगर ऐसा यूनिट में दिया है इसको हम कूलम लिख देंगे, यहाँ पे इसको कूलम होना चाहिए, राइट, जहाँ t भी द टाइम इन सेकेंड। अब मेरे से इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है। देखो ये करंट पूछ रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम पर ना, तो उसी करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो उसका डेफिनेशन क्या था बाबू, पहला I इंस्टेंटेनियस = dq/dt। चलो इसको रखते हैं 4t² + 2t/dt। बोलो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, t² का 2t तो क्या हो जाएगा 8t एंड 2t का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना। अब ये इंस्टेंट, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर। t बराबर कितना सेकेंड में, अब जो टाइम रखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट मिलता जाएगा। तो कह रहा है t बराबर 4 सेकेंड है। चलो निकालते हैं। तो t की जगह पर क्या रखेंगे 4, तो हो जाएगा 8 × 4 + 2। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 2 34 34 एम्पियर, राइट। एक सेकेंड क्वेश्चन भी है मेरे पास, कह रहा है कि एवरेज करंट निकालें। तो एवरेज करंट के लिए क्या बताए थे सर, यही बताए थे आपको। अभी देखो ये तो इंस्टेंटेनियस करंट मिल गया, चाहे तो हम तुरंत लिख सकते हैं, बट मैं प्रोसेस से जाता हूँ। कभी कभी आपको सिर्फ I का ही एक्सप्रेशन दिया रहेगा और इंस्टेंटेनियस करंट निकालना रहेगा। तो हम लिखेंगे I × dt, कहाँ से कहाँ, तो 0 से 2 सेकेंड। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 - 0। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई I एवरेज, ठीक है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, I × dt, I इंस्टेंटेनियस करंट है, I एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा 8t + 2 × dt, 0 से 2
आपको मैं बता दूं कि ये जब एक्सप्रेशन था इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिला ये, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा ऊपर वाला, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 2t टाइम इंटरवल 0 to 2। सोल्व कर लेते हैं एक बार। अपर लिमिट को रखते हैं 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 4 16 प्लस 4, लिख देता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 4 बाई 2। तो हमें क्या मिला 20/2 बोले तो 10 एम्पियर एवरेज करंट भी हमको मिल चुका है। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ। A belt carrier of surface charge density 5 microcoulomb per meter square is moving with velocity 20 meter per second and width of the belt is 0.5 meter. Then what current does it carry? मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। पहले तो सीन क्या है, ऐसा बता रहा है कि ये किस तरह का बेल्ट है, बहुत, और ये सामान ढोने वाला बेल्ट है, राइट। इस तरह का कोई बेल्ट है इस तरह से, और ये बेल्ट इधर जा रहा है v0 वेलोसिटी से मैं मान लेता हूँ, और वो दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। आकर है कि इस चार्ज बेल्ट का जो विड्थ है ये b, वो है आपको 0.5 मीटर। अब ये चार्ज है और चार्ज बॉडी मोशन में है, तो ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन पास करता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ऐसे प्लेन पास कर लिया, और मैं छोटा सा इसका इधर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूँ इस तरीके से, ऐसे। अब इसको पास करना है इधर, ये इधर जाएगा, राइट। तो हमें करंट बराबर क्या मिला था, यही मिला था ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। मैं इसका लेंथ बहुत ही छोटा ले लेता हूँ, डेल्टा एक्स। तो अब बताइए हमें डेल्टा क्यू चाहिए, ये कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी केस में सिग्मा इंटू डी। अगर मैं ऐसे लिखूं, सिर्फ डेल्टा क्यू लिखूं, तो हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए, फिर हमें डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू विड्थ क्या हो जाएगा बी। चलो मिल गया। अब मेरे को टाइम अभी नहीं दिया हुआ है, टाइम भी मिल जाएगा। ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है आपको बताओ, v वेलोसिटी से। तो अगर इसको क्रॉस करने में, डेल्टा एक्स को क्रॉस करने में टाइम, मैं कहता हूँ कि डेल्टा टी अगर लगेगा, तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई वी नॉट। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। बोलो भाई डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना मिला है, डेल्टा एक्स इंटू बी, और इधर डेल्टा क्यू रही है तो हमको सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा इंटू डेल्टा है। डेल्टा टी का वैल्यू क्या मिला है, डेल्टा एक्स बाई वी नॉट। इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसल, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा वी नॉट इंटू बी। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग रख सकते हैं 5 माइक्रोकूलम्ब। 5 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। उसके बाद वी नॉट का वैल्यू दिया है 20 और वी का वैल्यू दिया है 0.5। हमें लगता है अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे 25, ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर मिल चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अभी
2 क्वेश्चन हम और करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे करंट डेंसिटी एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड थैंक यू।